कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी की कई सारी बातें की थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब सिस्टम ऑफ मासेस हो, दो या दो से ज्यादा मासेस हो तो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी। फिर अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया था। अब बच्चे लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? एस्केप आपको पता होगा, कहीं से भाग जाना, निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एस्केप। अब नाम पढ़ने से इतना समझ आ रहा होगा कि ऐसी कोई वेलोसिटी होगी जो कि किसी को भागने में मदद करती होगी, है ना? सॉर्ट ऑफ, यस। चलिए इसका पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते। देखो बच्चा लोग, इतनी सी चीज बोलने के बाद हम चाहे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला देख सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि यार एक्चुअली होता क्या है ये एस्केप वेलोसिटी। देखो सपोज करो कि अगर ये कोई टेरेस है, अभी उत्तरायण आ रही है ना, तो टेरेस की बात कर लेते हैं। टेरेस है और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है और वो एक पत्थर फेंक रहा है इधर, ऐसे इस डायरेक्शन में से स्ट्रेट पत्थर फेंक रहा है। क्या होगा? सब पत्थर स्ट्रेट ही चलता जाएगा? नहीं ना, हमको पता है कि वो पत्थर इस टाइप से आपके नीचे गिर जाएगा। अब अगर वो वेलोसिटी बढ़ा देता है सो और आगे जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ा देगा तो और आगे जाएगा। हो सकता है इतनी तेजी से वो पत्थर को फेंके कि वो सीधा टेरेस से नीचे चला जाए। क्या ये एस्केप वेलोसिटी, ये जो आखिरी वाली आई, देखो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये जो आखिरी वाली है क्या वो हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी? नहीं, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाती है। एस्केप वेलोसिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं अर्थ के रेफरेंस में। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फेंक रहा हूं वो नीचे गिर गया तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, नेवर। सो एक्चुअल में होता क्या है? चलिए सपोज करो कि ये एक अर्थ है, सपोज करना सच में एक अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक बंदा है जो ये अर्थ के ऊपर खड़ा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा बंदा बड़ा दिखाया है आपको समझाने के लिए। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे खड़े हुए तेजी से एक पत्थर को फेंक रहा है, बहुत ही तेजी से। होगा क्या कि ये पत्थर यहाँ पे आएगा। अब अच्छा क्या होगा, क्या ये पत्थर ऐसे यहाँ पे चला जाएगा? अरे हमको पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हटा रहा है। सो होगा क्या, जब वो इस पॉइंट पे आएगा सो इसके सेंटर से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो इधर आ जाएगा, फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। मतलब हर समय उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फोर्स ग्रेविटेशनल ही है लेकिन वो काम कैसा करेगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब आप एक सेंटर से किसी को पकड़ के रखे हो, वो भाग रहा है लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा है तो वो गोल गोल भागना शुरू कर देगा। सिमिलरली ये भी गोल गोल भाग रहा है और ऐसे करते करते वापस यहाँ पे लो, ये तो कहाँ एस्केप हुआ, जहां से निकला वापस वहीं आ गया। एस्केप का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जब वो बाहर निकल जाएगा उस समय जितनी वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। भाई ये तो फील्ड के अंदर ही है। ये देखो समझो ना, अब मैग्नेट है तो मैग्नेट जितने एरिया में पुल कर रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है, उसी एरिया के अंदर खड़ा हुआ है ना। अब जब तक आयरन मैग्नेट से कोसों दूर नहीं जाएगा तब तक वो उससे बच नहीं सकता। सो जब तक वो उसके रेंज के अंदर है तब तक वो एस्केप नहीं कहलाता। भाई आप अगर स्कूल के ग्राउंड में हो तो क्या आप स्कूल के बाहर कहलाते हो? नहीं ना। जब आप स्कूल कैंपस से बाहर निकलोगे तो आप बोल सकते कि यस आई एम आउट ऑफ द स्कूल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अभी समझ लो कि ये स्कूल है और इतना स्कूल का ग्राउंड है। तो इस समय हमने क्या किया, हमने बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ इसको फेंका। हमारी वेलोसिटी बहुत ही हाई थी, हाई वेलोसिटी। तो उस समय हमने देखा कि ये एस्केप नहीं कर रहा है लेकिन हाँ ये एक एलिप्टिकल मोशन करेगा। कैसा मोशन कर रहा है ये? एलिप्टिकल मोशन। एलिप्टिकल मोशन का मतलब क्या होता है? वो एग देखे ना, एग, बस वैसा कुछ। इस टाइप से मोशन करेगा। यानी कि जब आप पत्थर को फेंकोगे सो ये
ऐसे होते हुए यूं, मतलब यहां से बहुत नजदीक होगा एंड यहां से दूर होगा, यानी कि ये पत्थर एक एलिप्टिकल मोशन करने वाला है जब आप एक हाई वेलोसिटी के साथ फेंकोगे, लेकिन वो अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली हम 8 किलोमीटर पर सेकंड कर देते हैं। 8 किलोमीटर पर सेकंड, बाप रे। कैन यू जस्ट इमेजिन यार, हम जो गाड़ी चलाते हैं ना वो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं। एक घंटे में 50 किलोमीटर, एक घंटे में 10 किलोमीटर, हम ऐसी स्पीड पे चलते हैं। और ये कितनी स्पीड पे चलेगा? 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8 किलोमीटर, यानी एक सेकंड के अंदर अगर मेरे पास इतनी स्पीड आ जाए, सो एक सेकंड के अंदर मैं कृष्ण नगर से हरिदर्शन पहुंच सकता हूं, एक सेकंड में। तो इस समय क्या होगा बच्चा लोग, देखो आप जब उसको एक इतनी स्पीड के साथ फेंकोगे, सो अभी भी वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, उसके अंदर ही है, उस पे अभी तक वो फ्री नहीं हुआ है, वो फ्री नहीं हुआ है, वो बंधा हुआ है, एंड फिर से गोल घूम के आ जाएगा इधर। एंड इस समय देखा गया है कि इसकी जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कुलर पाथ। और अगर इस समय में इस वेलोसिटी को, इस वैल्यू को अगर हम फॉर्मूला वाइज दिखाने जाए, सो वो होती है √g/r। ये वैल्यू कहां से आई फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये √g/r कैसे आया, कब आया, देखेंगे, वी विल सी। अब अगर मान लो कि हमारी वेलोसिटी इससे बड़ी हो जाए, √g/r से बड़ी हो जाए, यानी कि 8 से कुछ बड़ी हो जाए, तो अभी भी ये ऑब्जेक्ट फ्री नहीं हुआ है, अभी भी ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही घूम रहा है। ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3। और इस समय फिर से ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन, या सॉरी सर्कुलर नहीं, सॉरी एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल मोशन, जो आपको सही लगे आप वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, अब अगर सपोज करो कि मैं स्पीड कर देता हूं तकरीबन √2g/r, और देखा गया है, पाया गया है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की है। ये 8 से बड़ी थी, अब हम इसको ले आए हैं √2g/r पे, यानी कि इस पे √2 मल्टीप्लाई कर दो तो 11.2 वैल्यू आती है। अब देखा गया कि जब इतनी वेलोसिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ना, फाइनली वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, वो लौट के वापस नहीं आएगी। इन 3 जगह पे लौट के ऑब्जेक्ट वापस आ रहा था, लेकिन इस जगह पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। चलो, आपने मंगल मिशन, क्या नाम था, मिशन मंगल देखी है मूवी? उसमें अगर आपने अच्छे से मूवी देखी हो तो वो क्या करते थे, जैसे ही पहले तो उसको फुल एकदम फ्यूल के साथ झटका देते थे, वो थोड़ा बाहर आता था, फिर फ्यूल बंद कर देते थे। कम फ्यूल कैपेसिटी थी, बजट कम था, तो फ्यूल बचाना था उनको। वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे, उनका सबसे मेन चैलेंज क्या था कि उनको सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी के लिए फ्यूल चाहिए होता है, लेकिन उनके पास बजट नहीं था, तो वो क्या करते थे, धीमे धीमे झटके से देते थे। यानी कि वो झटका देना क्या होता है बेटा, कोई चल रहा है, मैं उसको पीछे से और झटका देता हूं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। सो एक्चुअली उनकी कोशिश क्या थी, वेलोसिटी बढ़ाने की। कितनी वेलोसिटी? यहां तक आना था उनको यहां तक पहुंचना था। अगर उनको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलना है तो उनको जाना था मार्स पे। मार्स पे जाने के लिए अर्थ की ग्रेविटेशन को क्रॉस करना था, और अर्थ की ग्रेविटेशन को क्रॉस करने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी 11.2 है। कोई कोई बुक में ये 11.6 भी दी जाती है। अगर आप आरसी वर्मा उठा के देखेंगे तो उसमें 11.6 दी है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज आप 11.2 लेके चल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी 11.2 ही है। देखो, आपको रिलेट करो, वो जो चीज करने की कोशिश कर रहे थे ना साइंटिस्ट लोग, वो यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये फॉर्मूला कैसे है वो हम देखते हैं।
ओके, तो इस समय बच्चा लोग, इस समय जब इतनी वेलोसिटी हो गई तो इस समय उसका पाथ क्या होगा? पैराबोला। कौन सा पाथ होगा उसका? पैराबोला। अभी पैराबोला क्या होता है यहां देखो जरा ध्यान से। पैराबोला का मतलब होता है इस टाइप का कोई मोशन। मतलब मान लो कि ये आपका अर्थ है, सो ये ऑब्जेक्ट या तो यूं चला जाएगा सीधा बाहर या तो यूं चला जाएगा सीधा बाहर। जिस तरफ देखोगे इस तरफ एक तो ऐसे, मतलब ये मोशन दिखाना शुरू करता है। पहले तो वो स्टार्टिंग में फील्ड के रेंज में था, लेकिन धीमे धीमे वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो गया और ऐसे ही चला जाएगा। मतलब ये जो पाथ बना इसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं या पैराबोला मोशन भी आप कह सकते हैं। पैराबोलिक पाथ। अब अगर सपोज करो कि मैं इससे भी वेलोसिटी बढ़ा दूं, अब अगर देखो यही है एक्चुअली हमारी एस्केप वेलोसिटी, ये √2gr इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी। सो अगर मैं हमारी वेलोसिटी को इससे भी इंक्रीज कर दूं √2gr से भी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी अगर मैं उसको इंक्रीज कर दूं, सो देखा गया कि उस समय ये ऑब्जेक्ट हाइपरबोला पाथ फॉलो करेगा। अब ये हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? याद रखो बच्चा, ये ना हाइपरबोला होता है। देखो दिखने में पैराबोला और हाइपरबोला सेम दिखते हैं बट एक्चुअली सेम होते नहीं है। कर्व में फर्क आ जाता है। क्या चीज? कर्व में। देखो पैराबोला ज्यादा मुड़ा हुआ है लेकिन हाइपरबोला इतना मुड़ा हुआ नहीं है। यानी अगर मैं इतनी स्पीड के साथ इसको फेंकूंगा 11.2 से ज्यादा तो ये ऐसे करते हुए यूं चला जाएगा। और अभी पैराबोला में कर्व बहुत था, मुड़ा हुआ बहुत था, लेकिन हाइपरबोला में इतना मुड़ा हुआ नहीं होता। मैथ्स वाले बच्चे इसका इक्वेशन वगैरह बहुत कुछ देखेंगे, सेंटर, एसेंट्रिक, फोकस, ठीक है। सो बच्चा लोग ये कहानी थी एस्केप वेलोसिटी की। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का कि एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली किसको कहते हैं। अब अगर उसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो क्या हम लिख सकते हैं? द वेलोसिटी of an object with which it can escape the gravitational field of Earth is called escape velocity। तो बच्चा उसकी डेफिनेशन हमें अब समझ आ गई, उसकी कुछ कंडीशंस हमको समझ आ गई एंड कौन से समय वो कौन सा मोशन करेगा वो चीज समझ आ गई। बस यही है एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, अब बच्चा लोग अब हमें डिराइव करना है इसकी फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला। चलिए फिर से हम ले लेते हैं ये अर्थ को। इस अर्थ भाई साहब का मास है m, रेडियस है r। इसके ऊपर अब एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में फिर से एक ऑब्जेक्ट है, पता नहीं किसको मारने के लिए खड़ा रहता है, बार बार आ जाता है मारने के लिए किसी को, जो भी। अब ये क्या कर रहा है, ये है ना इसको इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहा है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ डिस्टेंस पे होगी, कितने डिस्टेंस पे है पता नहीं। हम कह देते हैं कि चलो इंफिनिटी पे जाके ये एस्केप वेलोसिटी के पास पहुंच जाएगा, यानी कि ये इसको इतना स्पीड से फेंक रहा है, हम कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो ये पहुंच गया सीधा इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे जाके बच्चा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ओहो, ये नया कॉन्सेप्ट। बच्चा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, एस्केप कब करेगा, एस्केप कब करेगा, वो इंफिनिटी पे जाके करेगा। कहां जाके एस्केप करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कहां जाके छोड़ देगा, इंफिनिटी पे जाके, बिकॉज़ उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस पता नहीं होगा कुछ भी। अरे जहां भी हो ना, जिधर भी हो वहां पे होगा क्या, देखो। अच्छा वेलोसिटी 0 क्यों होगी, वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी बच्चा, जब आप ऊपर जाते हो तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धीमे से फेंकते हो, वो ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, और आप स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, और स्पीड बढ़ा दो फिर ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा।
यानी कि एक समय आप जितनी भी चाहे उतनी वेलोसिटी के साथ उसको फेंको, वो ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि नीचे की डायरेक्शन में है। पढ़ा है ना पहले भी कितनी बार कहानी की है, ये बिल्डिंग है, हमने फेंका, उछल के नीचे आया, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुल के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ही आएगा। अब जब ये यहां से फेंक रहे हैं तो इसके ऊपर भी पुल तो लग ही रहा है ना, पुल तो लग ही रहा है और एक समय जाके वेलोसिटी जीरो होगी होगी। सो यहां पे आके ग्रेविटेशन के कारण वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब जैसे ही फील्ड से बाहर निकल गया, हमारे घर से जब कोई चीज बाहर चली जाती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, मतलब हो गया सो हो गया, चला गया, है ना। तो अब बाहर जाने के बाद वापस कितनी वेलोसिटी हो जाएगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फर्क ये पड़ता है कि जैसे ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ेगा उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो याद रखना एस्केप कहां करेगा, इंफिनिटी पे करेगा और इंफिनिटी पे इसकी वेलोसिटी कंपल्सरी जीरो हो जाएगी। अच्छा अब अच्छा इधर क्या है, इधर या तो एयर होगा या आप कह सकते हैं कि वैक्यूम है? ये है आपका सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या करें बच्चा, एक बात जरा मुझे बताओ, देखो यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या कोई एयर होती है? नहीं। क्या कोई फ्रिक्शन होगा? नहीं। इसका मतलब यहां से यहां तक कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जो होता है थोड़ा बहुत होता है और वो इसकी वेलोसिटी के सामने कोई इफेक्ट नहीं करता। जब तक आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है तब तक आपको हवा लड़ेगी और वो भी आपको पता ही होगा कि जैसे जब ऊपर जाते हो तो हवा कम होने लगती है। इट मींस एयर रेजिस्टेंस इतना इफेक्टिव यहाँ पे रहेगा नहीं। जैसे ही अर्थ के बाहर निकल जाएंगे वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम में तो हवा होती ही नहीं है, मतलब ना ही यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ना ही यहाँ पे कोई दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है। बच्चा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो उस समय हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चा हमने पढ़ रखा है ना कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस k। ये फॉर्मूला दो कंडीशन पे ही लगती है। पहली कंडीशन कि जितने भी फोर्स लगेंगे वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स या कोई दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अच्छा आपको इससे पहले मेंशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस as well as friction force. Sorry for chip. So according to conservation of mechanical energy, initial potential energy plus kinetic energy is equal to final potential energy plus kinetic energy. Okay. अब अच्छा ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा r, तो चले बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, माइनस जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। r स्क्वायर आता है? नहीं, r स्क्वायर, हाँ r स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर नहीं आता, बाय r। यस और नो? तो इसके कारण कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ g, m1 मतलब अर्थ को ले लेते हैं, m2 मतलब ये ऑब्जेक्ट जो भी है इसका मास m ले लेते हैं, सो g mm अपॉन r ये डिस्टेंस प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बचा इनिशियल कितनी स्पीड के साथ जा रहा है? एस्केप वेलोसिटी, सो हाफ mv e का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बचा यहां पे आके ये इंफिनिटी पे जा रहा है, चलिए इसको हम रख देते हैं माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? इंफिनिटी।
अरे इंफिनिटी तक भेज देना, इंफिनिटी एक डिस्टेंस है ना, हम उसको इंफिनिटी दूर भेज रहे हैं। इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर, ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंफिनिटी डिस्टेंस आ गई प्लस काइनेटिक एनर्जी, बचा वेलोसिटी तो जीरो हो रही है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब भी होता है कि वो इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर v जीरो, काइनेटिक स्क्वायर जीरो। अच्छा एक बात बताओ, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। बचा एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है। अरे इंफिनिटी का, इंफिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, 1 करोड़ वैल्यू ले लो तो 1 अपॉन 1 करोड़ कितना हो जाएगा, 0.10⁻⁷, बहुत छोटा हो गया, यानी कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू भी हो गई जीरो। अब इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे, gmm/r प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बोलो सही है। बच्चा यहाँ पे समझो तो ये खाली इक्वेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसके ऊपर एक एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे एक उधार है, एनर्जी उधार लेके रखा है, जब तक वो उधार चुकाएगा नहीं वो बाहर नहीं जा सकता। सो हमने क्या किया, जितनी एनर्जी, जितना उधार इस पे था उतनी एनर्जी इसको दे दी, जितना उधार इसके ऊपर था, जितना इसको कोई अंदर की तरफ खींच रहा था, हमने उतनी ही एनर्जी बाहर की तरफ दे दी। ये सो अब इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। आहा, एक और कॉन्सेप्ट कि जब वो एस्केप कर जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अरे हम ऐसे भी एज्यूम करते हैं ना कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, याद आए कुछ? जब हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी तो हमने एजम्पशन किया था कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, किया था कि नहीं किया था? सो एस्केप वेलोसिटी का मतलब आप इतनी वेलोसिटी के साथ उसको फेंको कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उसका खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? सो एस्केप, देखो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है? इंफिनिटी में जाके एस्केप होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसकी टोटल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, वो यहां से हमको पता लग रहा है, ठीक है? अच्छा अब इसका, चलो इसको वहां ले जाते हैं। सो ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का प्लस हो जाएगा, वहां जाएगा तो gmm/r, m से m मर गया, ये 2 को वहां ले जाओ, v e स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm/r, बोलो सही है? स्क्वायर रूट कर दो, v e इज इक्वल टू √2gm/r, ये आ गया हमारा आंसर। बच्चा ये एस्केप वेलोसिटी है और ये वैलिड है फॉर एनी प्लैनेट, फॉर एनी प्लैनेट, जरूरी नहीं अर्थ के सिवाय कोई भी दूसरा प्लैनेट हो, इतनी स्पीड चाहिए होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, इतनी स्पीड चाहिए होगी अगर उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो। समझ आ रहा है? अच्छा अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ अर्थ की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की, फॉर अर्थ, बच्चा अर्थ के ऊपर हमने फॉर्मूला देखी थी, G इज इक्वल टू gm/r², ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड, याद आया कुछ? हमने क्या देखा था यहाँ पे, gm/r², ये फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, अगर आपको याद है तो इट्स वेरी गुड, नहीं याद है तो आपको पिछले वीडियो से एक बार देखने पड़ेंगे। तो बच्चा मैं क्या करता हूँ, ये r², मुझे नीचे r² चाहिए ना, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, r देखते जाना, √2gm कैपिटल R अपॉन r²। हमने क्या किया, कैपिटल R मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों? बिकॉज मुझे नीचे क्या चाहिए था, r² चाहिए। अब क्या हो जाएगा, क्या इसके बदले हम स्मॉल g रख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो अब ये क्या बन जाएगा, ve इज इक्वल टू √2gr,
ये आ गई हमारी एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला। और ये कब वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है, सभी प्लैनेट्स के लिए नहीं। हर प्लैनेट की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, तो जी हम किसके लिए लिखते हैं? जी हम अर्थ के लिए लिखते हैं, दूसरे किसी प्लैनेट के लिए नहीं। इसीलिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। वन मोर थिंग, अच्छा जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8, आर की वैल्यू कांस्टेंट 6.4 into 10⁶ मीटर। तो अच्छा दोनों वैल्यू जब आप इस पे रख देंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो हमने पहले बात की थी। आप रख के देखो, जी के बदले 9.8 रख के देखो और आर के बदले 6.4 into 10⁶ रख के देखो और फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 11.2 आएगा। So बच्चा, this is velocity's concept, this is velocity's formula and its derivation for any planet and for particularly Earth. समझ आया? ओके, अब अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। ये अर्थ है और अर्थ से कुछ हाइट पे, यानी कि मैं बोल देता हूं कि चलिए r डिस्टेंस दूर पे, जितना रेडियस है उतनी ही और डिस्टेंस, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाए। सो क्वेश्चन है फाइंड द एस्केप वेलोसिटी। क्या ये एस्केप वेलोसिटी अभी भी उतनी ही होगी? जरा सोच के बताना। कुछ कम हो जाएगी, कितनी कम होगी वो हमको देखना है। और आपके ऑप्शंस कुछ ऐसा रहेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 9.4 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो, अब एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर से नहीं फेंक रहे हो। वो जो फॉर्मूला आपने देखी थी ना बच्चा लोग, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला देखी थी √2gm/r, ये फॉर्मूला सरफेस के ऊपर करी थी। किसके लिए? जब आप सरफेस के ऊपर खड़े हो किसी भी प्लैनेट पे जब आप सरफेस पे खड़े हो तो ये फॉर्मूला है। अरे जब आप ऊपर आओगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, उधार कम हो जाएगा। अब अगर उधार कम है तो सीधी सी बात है, उसको एनर्जी भी मुझे कम देनी पड़ेगी। आपने 1 लाख का उधार लिया है और दूसरे बच्चे ने 70,000 का उधार लिया है, तो किसको कम देना पड़ेगा? 70 वाले को। मतलब इस समय कुछ कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो 11.2 तो वैसे ही नहीं आएगा। सो कितना आएगा वो हमें देखना है। कैसे देखेंगे? मैं 1 मिनट का क्वेश्चन देख लूं एग्जैक्टली, और कोई डिटेल उसमें है कि नहीं रखी है, बस यहाँ करेक्शन कर लेना। ये 6.1 दिया हुआ है और ये 7.9 दिया है, ठीक है? इतना करेक्शन कर लेना, बाकी सारी वैल्यूज वैसी की वैसी चलिए। ओके, अब अच्छा लोग देखो, हमें क्या करना है, एस्केप कराना है। यहाँ से एस्केप कब करेगा? जब वो इंफिनिटी पे आ जाएगा और इंफिनिटी पे आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया था, ये चीज आपने अपने दिमाग से पता लगाई, जो कि होता है। क्या इस समय मैं मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्मूला लगा सकता हूं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? Ui प्लस Ki इज इक्वल टू Uf प्लस Kf। अब यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gm। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m ले लेते हैं और अर्थ का मास कैपिटल M ले लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस। बच्चा डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस h, और h की वैल्यू कितनी है? r, तो r प्लस r, क्या मैं यहाँ पे 2r बोल सकता हूं? प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अभी जो भी होगी वो एस्केप वेलोसिटी है, सो हाफ mve का स्क्वायर। सही है? ओके, फाइनल पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक 0। ये तो पहले जैसा एक चीज है। अब हमें ये वाली वेलोसिटी ढूंढनी है, तो इसको वहां ले जाते हैं। हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन 2r। सो ये यहां से आ गए हो, क्या बचा? ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन 2r।
क्या ये सही है? अब बच्चा लोग मैं क्या करता हूं, मैं इस 2 को कट नहीं कर रहा हूं, मैं इस 2 को कट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने जानबूझ के ये 2 को कट नहीं किया, ये वाले 2 को मैंने अलग से लिख लिया और 2gm/r को मैंने अलग से रूट के अंदर लिख लिया। हमने क्या किया, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट किया। सो इसका हो गया ve और इसका 2gm/r और ये 2 को मैंने अलग से लिखा। क्यों अलग से लिखा बच्चा, ये क्या था, अभी हमने फॉर्मूला तो यही देखी थी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस, है कि नहीं? तो क्या ये √2 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 11.2, बोलो सही है 11.2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा, √2 की वैल्यू होती है 1.41। सो हम क्या करेंगे 11.2 को डिवाइड करेंगे 1.41, करो बताओ कितना, क्या आंसर आ रहा है इसमें? 11.2 डिवाइड बाय 1.41 7.9, तो हमारा आंसर आ गया 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, आंसर सी। समझ आया? सो एक चीज हमको इस क्वेश्चन में से ये देखने को मिली कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे नहीं है तो उसके ऊपर लगने वाली एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगी सरफेस के कंपैरिजन में। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे ये बनता है बच्चा, अगर ये हाइट छोटी सी होती 100 मीटर 200 मीटर किसी 10वें बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे या किसी 100 माले की बिल्डिंग के 100वें माल पे, तो उस समय ये चीज इफेक्ट नहीं करती है, वो हम पहले भी सीख चुके हैं कि छोटी सी अगर हाइट होगी 10 मीटर 100 मीटर 50 मीटर तो वो इस रेडियस के सामने फीकी है, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ लेकिन देखो यहाँ पे रेडियस और रेडियस इतनी लंबी हाइट जब हो जाएगी तब जाके ये चीज इफेक्ट करेगी। गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़े। अभी हम करेंगे 2017 का एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस का, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे एक मास है m1, इधर एक मास है m2 और इसके बीच में कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां से डिस्टेंस है r1, यहां से डिस्टेंस हम ले लेते हैं r2। अब बताओ कि इसको कितने वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तब जाके ये एस्केप होगा। बच्चा चीजें सेम की सेम रहेगी, फर्क कहां पड़ेगा, अब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके कारण और इसके कारण होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी जो इनिशियल पोटेंशियल है, हमने देखा था ना पोटेंशियल एनर्जी में जितने सिस्टम रहते हैं उन सभी के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। अरे हमने ट्रायंगल देखा था, स्क्वायर देखा था, एनसीआर की फॉर्मूला देखी थी। सो इनिशियल पोटेंशियल इसके कारण कितना हो जाएगा -gm1m, m इसका मास लिया हुआ है, m1 इसका मास है, अपॉन r1 -gm2m अपॉन r2। समझ आ रहा है? बाकी इनिशियल काइनेटिक वही, देखो हम लोग है ना सिर्फ इस बार इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी, तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल काइनेटिक। सो इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, वो सारी बातें तो वही की वही रहेगी, बदलेगा क्या यहाँ पे? सिर्फ ये चीज। सो हमारा जो 2017 जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ इस पे डिपेंड करता है। So 2017 JEE एडवांस। अब चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अर्थ और सन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है और इनके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमको बोला हुआ है स्मॉल r। अब बोला हुआ है कि mass of the earth is m and radius of the earth is r and mass of sun is equal to 3 into 10 raised to 5 times of mass of earth। मैं इसको me बोल देता हूं, चलो। एंड हमको रेडियस ऑफ सन बोला हुआ है 2.5 into 10 raised to 4 रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मैं re ले लेता हूं। ये डेटा हमको क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्वेश्चन में पूछा ये गया था
what will be the escape velocity of an object having mass m, which will make the object to escape away from the sun from the surface of the earth. देखो देखो जब वर्डिंग सुनना, away from the sun, from the surface of the earth along the line joining sun and earth. बेटा ये क्वेश्चन के वर्डिंग्स थे। अब यही हमें समझना है, देखो प्रॉब्लम हमें यही पड़ती है कि सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। देखो एक छोटा छोटा पढ़ो, हमको क्या बोला हुआ है, अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर भेजना है, सन से अवे, सन से दूर भेजना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे ले लिया, अर्थ के सरफेस पे ले लिया। अलोंग द लाइन जॉइनिंग, डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन क्या बोला है, उस लाइन के ऊपर होना चाहिए इसकी वेलोसिटी जो कि अर्थ और सन को जॉइन करती है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग सन एंड अर्थ, समझ आ रहा है? सो ये वो लाइन है जो सन और अर्थ को जॉइन कर रही है और इसके अलोंग यानी कि इसी की डायरेक्शन में सन के पीछे की तरफ चलना है। तो बताइए कितनी इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी? कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी? अब अच्छा इसको एस्केप कराने के लिए कहां लाना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी पे लाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर अर्थ के ऊपर भेजना है तो अर्थ के ऊपर भेजना पड़ेगा, अर्थ के नीचे का भेजो। अरे बच्चा अर्थ तो पूरा गोल है, ऊपर एटमॉस्फेयर, नीचे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद वैक्यूम ही वैक्यूम, स्पेस ही स्पेस। अरे ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, अर्थ तो स्फीयर है, पूरा गोल है, ठीक है? तो क्या हम यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जेएचएस की कुछ आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए कितना देके रखा है, 22 किलोमीटर पर सेकंड, बी 42 किलोमीटर पर सेकंड, सी कितना देके रखा है हमको 62 एंड देन 72। These were the options. चलिए, according to conservation of mechanical energy, initial potential, initial kinetic, final potential, final kinetic. इनिशियल पोटेंशियल देखो बच्चा इस बार सन भी है और अर्थ भी है, सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके कारण भी कुछ फोर्स लगेगा, मतलब एनर्जी लगेगी, और इसके कारण भी कुछ एनर्जी लगेगी, माइनस जी। पहले अर्थ के लिए देखते हैं बच्चा, अर्थ से कितना दूर होगा, ये आर डिस्टेंस दूर होगा, है कि नहीं? ये डिस्टेंस कितना होगा, आर। एक मिनट बच्चा, सॉरी हमको ये डिस्टेंस 2.5 × 10⁴ आ दिया है, यस माय मिस्टेक। ओके, ये आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की वैल्यू हमको देखे रखी 2.5 × 10⁴ आर ई रेडियस होकर। अब ध्यान से सुनो, पहले अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और सही है? ये डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस देखना है ना बच्चा, तो ये डिस्टेंस तो आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब सन के कारण देख लेते हैं, माइनस ऑफ जी एम एस एम बाय, बच्चा सन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बोलो सही है? अब अच्छा जरा ध्यान से देखो यार, ये स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर से कितना बड़ा है, 10⁴ टाइम्स। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 1 रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए, क्या 1 रुपए की वैल्यू 10,000 के सामने रहेगी? नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, सो आप यहाँ पे स्मॉल आर लेके चल सकते हैं। समझ आ रहा है? देखो हम ये इसलिए कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचना है। जेईई एडवांस या नीट में हमको ऑप्शन होते ही है, सो आप जितना शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो तो शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? प्लस ये तो बात हुई अभी पोटेंशियल की। इनिशियल काइनेटिक, बच्चा इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर। फाइनली हो जाएगी दोनों के ऊपर 0, बोलो सही है? ओके, अब क्या करें, चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले तो इसको उठा के मैं वहां लेके जाता हूँ,
और फिर वैल्यू पुट करता हूं। सो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये भी वहां जाएगा तो प्लस जी एम एस एम अपॉन आर। सही है, ये स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम बन गया। अब क्या बचा यहां पे, हाफ वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई इज इक्वल टू प्लस जी एम एस। बेटा एम एस की वैल्यू देके रखिए 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ एम ई, ये वैल्यू दी थी ना, मैंने उसको वहां पे रख दिया। अपॉन आर, सो अपॉन आर की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁴ आर। बोलो सही है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करें तो पहले तो ये 10⁵ और 4 चला गया, यहां 1 बचा। क्या ये दो कटेगा आपस में? नहीं कटेगा। 3/2 चलो ठीक है। अब बचा क्या है, फाइनली क्या बचा, वी ई स्क्वायर, हाफ वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, जी कॉमन ले लेता हूं, जी एम ई कॉमन ले लेता हूं मैं, जी एम ई बाहर ले लिया, अपॉन आर भी मैंने बाहर ले लिया, प्लस सॉरी इसको मैंने कॉमन लिया, यहां क्या बचा 1 है ना, यहां से सब बाहर आ गया, 1 बचा। इधर क्या बचा 3 इंटू 10 30 अपॉन 2.5। बोलो सही है। देखो जी एम ई बाय आर ये तो बाहर आ गया, सो यहां बचा 3 इंटू 10⁻1 30 अपॉन 2.5। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, जी एम ई बाय आर ई। अच्छा ये 2 को मैं यहां ले आऊं, ये वाला जो 2 था, सो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, हाफ वाले 2 को मैं इस साइड लेके आ गया मल्टीप्लाई में, इसमें क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 30 अपॉन 2.5। इसमें कैल्सी अलाउड नहीं है तो कैल्सी का कोई यूज नहीं करेगा। 2 जी एम ई बाय आर ई वी ई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 32.5 अपॉन 2.5, यानी पॉइंट हटा दो दोनों तरफ से, सो 325 अपॉन 25 बचेगा, 325 अपॉन 25। चलो उसकी वैल्यू क्या आएगी 325 बाय 25, सो 25 वन जा 25, 12 में से 5 गया 7, ये 5 और 3, यस और नो, सो आंसर आ गया 13। अब बच्चा वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई बाय आर ई इंटू 13। बच्चा लोग 13 2 जा 26 मत करना, क्यों नहीं करेंगे, देखो v is equal to square root of 2g me by re into root 13। मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखा है यार, ये कहीं देखा हुआ है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस, याद आया कुछ? यही तो देखी थी हमने यार, एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला क्या देखी थी हमने, √2gm by r। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 11.2, जो आज स्टार्टिंग में देखा हमने। सो इसके बदले हम क्या लिख लेते हैं 11.2। अगर आप वैल्यू रखोगे कैलकुलेट करोगे दिमाग खराब करोगे यार, वैल्यू याद है ना 11.2। अब √13 की बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो किसके क्लोजेस्ट है। अगर आपको सॉल्व द फॉलोइंग दिया होता तो हम एक्यूरेट आंसर निकाले, हमें तो ऑप्शन टिक करना है ना। सो मैं 13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूं। कैसे लेंगे 13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बेटा 13 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 9, 13 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 16। बोलो सही है। इसका आंसर होता है 3, इसका आंसर होता है 4, तो 13 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। मैं अभी के लिए 3.5 लेके चलता हूं, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूं कि 13 की चलो 3.5 बीच में है ना, 3.5 रख के देखो यहाँ पे 3.5 क्या आंसर आएगा 112 into 35, 112 into 35,
5 2 जा 10, 5 plus 6 11 plus 1 12, 5 plus 3 8 plus 1 9, 3 1 जा 3 plus 4 4.92, यानी 49.20, ये कुछ आंसर आ रहा है। कौन सा क्लोजेस्ट है? 42, एंड यही आपका सही आंसर है। देखो जेडब्ल्यू और टेक्निक होता है कि आप है ना अगर हर चीज की वैल्यू निकालने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो एंड किसके क्लोजेस्ट है। अब अगर आपको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है सो आप 13 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट देखो। चलो देखो कैलसी में क्या आ रहा है 13 का स्क्वायर रूट 3.6 into 11.2 करो। आगे 3.66 समथिंग होगा ना, आगे गाड़ी चल रही होगी ना। 40.32 तो आ गया इसके नजदीक। समझ आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 39 पॉइंट आता है, 39.2 आता है। 11.2 into 3.5 39। हाँ तो वो इसके क्लोजेस्ट ही हो गया ना। देखो आप कोई भी आंसर निकालो आपको ले देके इसके नजदीक आएगा। सो 42 इज अवर फाइनल एंड सही आंसर। समझ आ रहा है? ओके अब बच्चे लोग हमें 2015 जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समय क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अर्थ है, अर्थ के कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्वियसली इधर है उसको हम इनिशियली v वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं और ऊपर जाके यहां पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और इस समय जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g/4 है। इतनी हाइट पे, ये जो भी हाइट है h, इतनी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g/4 देके रखा है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 देके रखा है। सो पूछा गया है if escape velocity is equal to v root n, find n। बेटा हमको ना एस्केप वेलोसिटी इधर इस जगह पे एस्केप वेलोसिटी v रूट n लेके रखा है तो बोला कि n की वैल्यू फाइंड करो। क्या करेगा ना करेगा कैसी मुश्किल है, जब ध्यान से दो। देखो बच्चा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है सरफेस पे कितनी वैल्यू आती है। एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस कितनी होती है? ऑन सरफेस √2gm/r, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक काम करते पहले तो ये हाइट निकालते हैं यार। अर्थ का मास m, अर्थ की रेडियस r, ये हमको देके रखा है। पहले हम ये हाइट निकालते हैं। बच्चा ये डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल 0 है। क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू या तो फिर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं फॉर्मूला? नहीं कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था बच्चा। इस अगर ये फॉर्मूला यूज करनी है सो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? जरा सोच के बताना। वो तो चेंज हो रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तो कौन सा लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वैल्यू लगाएंगे, आंसर गलत आएंगे। सो ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस k। इनिशियल पोटेंशियल इसके कारण इनिशियली ये इधर है, सो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस जी एम एम, इस ऑब्जेक्ट का मास हमको स्मॉल m देके रखा है, अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चा आप एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये v और ये v सेम है, ये v और ये v सेम है। इसका मतलब एक्चुअली हमें टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इसकी वैल्यू ढूंढना, और इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हमें h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आइए इज इक्वल टू बेटा फाइनल 0 ले लेवे। बस यहां पे गलती एक और हो जाती है।
अरे यार ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी बिकॉज वेलोसिटी जीरो हो रही है। पोटेंशियल जीरो तो इंफिनिटी पे होता था। हमने कब कहा कि ये इंफिनिटी है? हमने तो बोला ये डिस्टेंस है h। क्या ये एस्केप वेलोसिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एस्केप वेलोसिटी होती तो डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं हो जाती। इसने बोला है एस्केप वेलोसिटी इज n टाइम्स रूट n टाइम्स ऑफ v, यानी कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ये इंफिनिटी नहीं है, तो यहाँ पे इनिशियल जीरो नहीं होगा। सॉरी फाइनल काइनेटिक जीरो है लेकिन फाइनल पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम। और देखो फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर ई प्लस एच, यानी आर प्लस एच लिख के चलते हैं फिलहाल। क्लियर यहां तक? अब क्या करें? अच्छा बेटा इसका यूज तो करना ही है, इससे पहले कुछ और करना पड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक, इससे पहले हमें क्या ढूंढना है? एच ढूंढना है। बच्चा एच के लिए हम ना दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे। आपको अगर याद हो तो हमने इसी चैप्टर में आगे एक चीज देखी थी, एच हाइट अबाउट द स्फीयर। याद आया? स्फीयर के ऊपर जाते थे, स्फीयर के अंदर जाते थे, स्फीयर के सरफेस पे होते थे, तो जी की वैल्यू चेंज होती थी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप अर्थ के ऊपर जाते हो एच हाइट पे, सो जी डैश ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी हो जाती थी? g अपॉन 1 प्लस h बाय r, और उसका स्क्वायर। बोलो याद आया? नहीं याद तो आपको फिर एक बार देखना पड़ेगा, पीछे रिवर्स करके देखना पड़ेगा। ये हमने देखा था कब? जब हाइट h हाइट पे हम ऊपर जाते थे। तो इसकी वैल्यू आपको देख रखी, देखो ये एक्चुअली g डैश है, नथिंग एल्स। आपको कहा है इतनी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये g डैश क्या होता था? हाइट पे। सो इसके बदले g/4 इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाय 2 का होल स्क्वायर। g से g मर गया, इसको यहाँ 1 प्लस h बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों का स्क्वायर रूट करो, 1 बाय h2 इज इक्वल टू 4, h बाय 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सही है? मैं कुछ सोचा है ना? तो स्क्वायर रूट अपनी साइड पे क्या 4 वाला मान कर दिया? हाँ अरे मैं कुछ गलती की, ये 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, सो h इज इक्वल टू, अरे h बाय 2 कहाँ से लिया हमने? h बाय r है ना, h बाय r, h बाय r, h बाय r, h बाय r, ये उधर जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू r आ जाएगा। समझ आया? सो यहाँ पे हम h के बदले क्या लिख लेंगे? r प्लस r। क्लियर? चलिए ओके। सो देखो एक स्मॉल m तो हर जगह गया, इसको वहां ले जाते हैं। सो हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस gm बाय r प्लस r, कितना हो गया? 2r। ये वहां जाएगा तो प्लस gm बाय r। बोलो सही है? यस और नो? यस। हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहां पे लेके आएंगे, एलसीएम करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 माइनस 1 प्लस 1 gm बाय 2r। क्लियर? ये 2 से 2 मर गया, क्या बचा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ gm बाय r। है क्या नहीं? अब जरा सोचिए बताना, एस्केप वेलोसिटी होती है रूट 2 gm बाय r। इसमें आपको ऑप्शंस कुछ ऐसे देके रखे थे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये ऑप्शन थे आपके। अब देखो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 2 gm बाय r, और ये कितना आ गया? gm बाय r, तो रूट n की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। ये 2 gm बाय r है और ये सिर्फ gm बाय r। किसकी कमी है? 2, लेकिन रूट के अंदर, यानी रूट 2 की कमी है। किसकी कमी है? रूट 2 की कमी है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया बच्चा लोग? सो आज का लेक्चर बच्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने बहुत ही एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट देखा एस्केप वेलोसिटी का, और उसके डिपेंडिंग पूछे हुए पिछले 2 सालों में कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो हमने 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आप भी इस तरीके से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।